जय हिंद विद्यार्थियों। अभी पिछले दिनों में आपने देखा यूपीएससी का पेपर हुआ और यूपीएससी के पेपर में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको उसी का उदाहरण लेकर आपके सामने आया हूं। जैसा कि आपने देखा, जय हिंद शिक्षा संस्थान में लगातार यूपीएससी बेस्ड तैयारी करवाई जा रही है। अभी फ़िलहाल ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के क्वेश्चंस पर, विषयों पर कैसे डिस्कशन किया जा रहा है आप लोग लगातार देख रहे होंगे। तो जस्ट अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के जो 5 क्वेश्चन आए हैं, चूँकि मैं ही ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो मैं आपके सामने लेकर प्रकट हुआ हूँ। विद्यार्थियों, मेरे 25 लेक्चर अभी तक पढ़े हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। अगर आप 25 क्वेश्चन पूरे पढ़ लें तो इन 5 क्वेश्चन में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो उन 25 लेक्चर में शामिल ना हो। एक प्रश्न आपके सामने कोरियालिस फोर्स वाला, ये आप देखेंगे। मेरा प्रेशर बेल्ट वाला आप वीडियो देखिए। प्रेशर बेल्ट वाले वीडियो में 26 मिनट से 28 मिनट के बीच में 2 मिनट में मैंने कोरियालिस फोर्स के बारे में चर्चा की है और जैसा मैंने कहा है शब्द सह आप कथन देख सकते हैं। कोरियालिस फोर्स के बारे में कौन से कथन सही हैं, तो सबसे पहले दिया है कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है विंड की, वैसे वैसे कोरियालिस फोर्स बढ़ता है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि यह ध्यान देने योग्य है कि कोरियालिस फोर्स से विंड का वेग नहीं बढ़ता, बल्कि विंड के वेग से कोरियालिस फोर्स बढ़ता है। यह मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कहा था। और प्रेशर बेल्ट के आप वीडियो में आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। वो वीडियो मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स से लगभग 1 सप्ताह पहले डाला है और उसमें मेरे द्वारा यही शब्द कहे जा रहे हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। तो यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, सही है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता, शून्य होता है। अगर ये दोनों कथन ज्यों के त्यों आपको न मिले हों तो आप बोलिए। जैसा कि इंग्लिश में है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, लेकिन वाइस वर्सा गलत है। मतलब जो कोरियालिस फोर्स है विंड की वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, लेकिन यह विंड की वेलोसिटी को नहीं बढ़ाता। दूसरा है, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसलिए सही आंसर है बोथ 1 और 2। विद्यार्थियों, सीधे सीधे 2 नंबर हो गए। कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अगर किसी प्रकार की गलतफहमी है तो हम प्रश्न को छोड़ देते हैं कि माइनस मार्किंग होगी, तो कॉन्फिडेंट नहीं है हम। इसमें दोनों स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो सकते हो। नेक्स्ट, ये प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है। मीन्स ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों सबसे कम होते हैं। जहां रात और दिन के तापमान में सबसे कम अंतर होता है वो क्षेत्र है इक्वेटर। इक्वेटर पे दिन का तापमान अधिकतम 35 और रात का तापमान न्यूनतम 30 डिग्री के आसपास होता है। तो ये 5 डिग्री का फर्क है केवल रात और दिन के तापमान में। और अगर वार्षिक तापांतर देखें तो वार्षिक तापांतर भी, चूंकि इक्वेटर पर सर्दियां होती ही नहीं, इक्वेटर पर तो गर्मियां ही गर्मियां हैं, तो इसलिए वहां वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। जो एक्सट्रीम गर्मी के नाम पर वहां कोई गर्मी नहीं होती, ना एक्सट्रीम सर्दी के नाम पर कुछ होता। ओवरऑल जो कुछ है सो गर्मी है। समर सीजन है, विंटरलेस अगर कोई क्लाइमेट है तो वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इसलिए वहां जो सबसे गर्म महीना है उसमें और जो सबसे ठंडा महीना है वो, तो दोनों में कोई टेम्परेचर में फर्क नहीं होता, इसलिए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी सबसे कम होता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ये इक्वेटर के लिए 100% सही है।
दूसरा, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर जहां वर्षा होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था इक्वेटर, ये बताई थी कि नहीं बात, कि साल भर वहां वर्षा होती है। रोजाना सुबह से एवापोरेशन शुरू होता है और दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच में घनघोर 1 घंटे तक बारिश होती है, रोज बारिश होती है। तो ये प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर वर्षा होती है, सही है। तीसरा, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जहां की एवरेज वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर है, इक्वेटर पर एवरेज वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर है, लेकिन वहां कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर भी हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 250 सेंटीमीटर तक है। एवरेज जब लिया जाता है तो वो 200 से 250 आता है, क्योंकि मैक्सिमम स्थानों पर 200 सेंटीमीटर तो वर्षा होती ही है, कहीं पर 250 भी है तो कहीं थोड़ी सी कम भी है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट केवल एक और केवल एक क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। बाकी अन्य जितने भी क्लाइमेट है इनके लिए ये बातें सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब मेरे द्वारा क्लाइमेट पढ़ाया गया, आप देखिए उसमें अगर ये चीज न बताई गई हो तो बोलिए, आप ज्यों के त्यों पढ़ाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाटर वेपर के बारे में क्या बोल रहे हैं ये? नंबर 1, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। यह एक गैस है। वाटर वेपर गैस है कि नहीं है? जब पानी वाटर वेपर बन जाएगा तो वेपर गैस है, सही बात है, क्योंकि वायुमंडल का सबसे बड़ा अगर भाग कोई है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए तो वो वाटर वेपर है, वो एक गैस है। और अधिकतम कितनी रह सकती है वायुमंडल में? 4%। बताई थी आपको कि पूरे वायुमंडल के आयतन का केवल 4% भाग घेरती है वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का केवल 4% भाग ही वाटर वेपर घेर सकती है, ये मैक्सिमम लिमिट है उसकी। और ये पोलर एरिया में तो 1% से भी कम है, आपको ये भी बताया था मैंने। पोलर एरिया में सबसे कम होती है वाटर वेपर। नीचे इक्वेटर टू ऊपर जाने पर, पोल जाने पर लगातार वाटर वेपर घटती चली जाती है। सेम ये देखिए वही चीज आपको बोली है कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, सही बात है। ट्रोपोस्फीयर में ही मैक्सिमम वाटर वेपर है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये कम होती चली जाती है, बताया था आपको ये बात। सेकंड नंबर पे दिया है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, गलत है। ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे कम होता है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत सबसे कम होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा वाष्पीकरण इक्वेटर पे होता है, इसलिए इक्वेटर पर सबसे अधिक और पोलर एरिया में सबसे कम होती है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? गलत। पहला वाला सही। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन। ओनली वन। क्लियर हुआ? है आसान कि नहीं? आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? याद कीजिए जब मैं आपको सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के बारे में पढ़ा रहा था ग्लोब पर, कि सूर्य का प्रकाश कब सीधा पड़ेगा, कहाँ तिरछा पड़ेगा, कहाँ 6 घंटे का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी। मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में होता है, तब नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में दिन की अवधि 12 घंटे से ज़्यादा होती है और रात की अवधि 12 घंटे से कम होती है। इन्होंने स्पेसिफिक किया है 21 जून। 21 जून को सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर। तो सूर्य जब कर्क रेखा पर, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के सभी भागों में दिन की अवधि 12 घंटे से ज़्यादा होगी। तो दिन की अवधि अगर 12 घंटे से ज़्यादा होनी है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, तो देख लीजिए आप इसमें से, यही पूछ रहे हैं आपसे, 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। तो 12 घंटे से ज़्यादा कहाँ रहेगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। देखो जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे ही होगा ना, तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के जितने पार्ट हैं सब में 12 घंटे से ज़्यादा होगा। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर का पार्ट है कर्क रेखा, तो ये तो सही है ही, ये तो सही है ही, ये वाला तो सही है, कर्क रेखा है कि नहीं सही? क्योंकि ये तो 21 जून को कर्क रेखा पे ही है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, तो यहां तो 12 घंटे से ज्यादा का दिन होगा ही। अब 2 सही है ऑप्शन में, देखिए या तो केवल 2 या फिर 2 के साथ क्या दिया है? 4। 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? उत्तरी ध्रुव।
उत्तरी ध्रुव पर तो 6 महीने का दिन है, ये तो केवल 12 घंटे से ज्यादा की बात कर रहे हैं। वहां तो 6 महीने तक दिन बना रहेगा क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। तो आंसर ये हो गया सही। बताइए कठिन है क्या? कितना सरल है। आप देखिए मेरा वीडियो उठा के, अगर उसमें ये बात ना कही गई हो तो बोलिए आप। सेम ज्यों की त्यों चीजें बताई जा रही हैं आपको, प्रश्न ज्यों के त्यों आ रहे हैं यूपीएससी में। आगे चलकर मेरी कोशिश यही होगी कि यहां जितने भी टीचर पढ़ाएं उनके द्वारा आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं जो यूपीएससी आपसे अपेक्षा करता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जाने कितने बार बोला होगा कि पूरे विश्व में एक क्षेत्र है जहां सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, जहां सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो है अमेजन की घाटी। बताया है कि नहीं? नंबर 1 अमेजन की घाटी और नंबर 2 कांगो की घाटी। यही दो हैं इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र जहां सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और वहां साल भर पानी गिरता है क्योंकि इक्वेटर पर हैं, इसलिए जब साल भर पानी गिरेगा तो दलदली भूमि होगी, मार्स लैंड होगी, वहां पर पीट लैंड होगी। वही चीज़ बात बोली जा रही है यहाँ कि इन क्षेत्रों में से एक में विश्व में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल पीटलैंड है। ट्रॉपिकल पीटलैंड है, इट मीन्स 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे के बीच की बात कर रहे हैं। ये ट्रॉपिकल क्षेत्र कहाँ है? कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो कर्क और मकर रेखा के बीच की बात हो रही है, पहली बात। अब दूसरी चीज देखिए, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण कर सकता है। यानी जो फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस इत्यादि, कोयला, इनको जब जलाते हैं ये सारे फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। जब इनको हम जलाते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पर्याप्त मात्रा में। उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ पौधे चाहिए घने। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों की जरूरत होगी, क्योंकि पेड़ पौधे डायरेक्ट अपने रेस्पिरेशन सिस्टम के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जहां जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण कर सकता है, इतनी क्षमता है वहां, जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी अगर उस भाग को खत्म कर दिया जाए, उसका विनाश हो जाए, तो पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वैश्विक जलवायु पर। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को सूचित करता है? उस क्षेत्र के लिए कौन सा द्योतक है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन, रियो डे ला प्लाटा बेसिन? ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। कांगो है लेकिन दूसरे नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है अमेजन बेसिन। इस प्रकार से इसका आंसर लगाना बहुत आसान है। मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने इसको सही किया होगा। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए। विद्यार्थियों, मेरे अभी तक शायद 25-26 वीडियो डाले हैं। आप 25-26 वीडियो एक बार पढ़ के देख लीजिए। मुश्किल से 1-1 घंटे के वीडियो होंगे, 1 घंटे से कुछ कम के भी हैं। अगर आप ये 25-26 वीडियो पढ़ने के बाद यूपीएससी के क्वेश्चन लगाइए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपसे प्रश्न बनेंगे। और आगे और जो पढ़ा रहा हूँ मैं ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग ख़त्म होने को आई, मुश्किल से 3-4 लेक्चर और बचे हैं। इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी चालू करूँगा। आप पढ़ते रहिए, कोई भी प्रश्न आएगा आपसे बनेगा, ये मेरा दावा है। बस निरंतरता होनी चाहिए। जय हिंद शिक्षा संस्थान ने ऑनलाइन क्लासेस अभी बिल्कुल गंभीर होकर स्टार्ट किए। यद्यपि यह चैनल तो पुराना है, लेकिन उस समय हमारे पास टीचर भी नहीं हुआ करते थे ज़्यादा, और ना हम उतने गंभीर थे, थोड़ा टेक्निकली उतने साउंड नहीं थे। लेकिन अब हम टेक्निकली साउंड होकर आपके सामने उतरे हैं, और विषय विशेष के विशेषज्ञों को मैं लगातार लाकर यहाँ हर विषय की गहन तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार देखते रहिए। हमने अपने सराउंडिंग में हर चीज़ देने की कोशिश की है। यहाँ पर विद्यार्थियों के रहने और खाने की सुविधा है। साथ ही एक ही बिल्डिंग में कवर्ड कैंपस में हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी और
फिज़िकल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ भोजन के साथ साथ, रहने के साथ साथ लाइब्रेरी और जिम की भी व्यवस्था है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, न्यूनतम पैसों में है। आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी करने अगर दिल्ली जाते हो, विद्यार्थियों 2 से 2.5 लाख रुपए फीस है केवल पढ़ाई की। और दिल्ली में एक छोटा सा कमरा मिलता है जिसका किराया मिनिमम रहने और खाने का खर्च 20,000 रुपये मंथली होता है। यानी 5 लाख रुपए चाहिए आपको दिल्ली में 1 साल यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। क्या ज़रूरत है 5 लाख देने की? आप जय हिंद शिक्षा संस्थान में आइए, 1 लाख के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है आपको कहीं जाने की, हम सब उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ। आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। मैं लगभग 1 लाख रुपए में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों आइए, जय हिंद शिक्षा संस्थान एक बार हमारे वीडियो देखिए, विषयों पर टीचर्स की कमांड देखिए, और अगर आपको लगता है कि पढ़ने लायक है तो ज़रूर आइए। दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, ऊंची फीस से ही ऊंची पढ़ाई प्राप्त होती है, ये बिल्कुल भ्रम है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कथानक आपने, ये मुहावरा बहुत अच्छे से सुना होगा। फीस ज़्यादा होने से क्वालिटी अच्छी होगी, ये हर समय सही नहीं होता। कई बार डॉक्टर अपनी फ़ीस कम कर देता है तो उसका महत्व गिर जाता है। शायद कभी कभी यही लगता है कि हमारी फ़ीस कम है इसलिए हमारा महत्व कम है क्या। यहाँ भोपाल में ही हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो यूपीएससी के नाम से 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, और वहाँ बच्चा क्या पढ़ रहा है ये तो उसको तभी पता पड़ेगा जब वो एक बार जय हिंद में आके यहाँ 15 दिन पढ़ के देखेगा। तो मैं आशा करता हूँ सिर्फ भोपाल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ विद्यार्थी हैं, पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक हैं, यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, तो आइए आप भोपाल में जय हिंद शिक्षा संस्थान में। आपकी ट्यूशन फीस से भी कम पैसा लगेगा और उतने में आपके रहने खाने की भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो जय हिंद शिक्षा संस्थान को आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल लगातार देखते रहें, और यदि आपको लगे कि ऑफलाइन क्लास चाहिए तो संस्थान आइए भोपाल में। हमारे चैनल में हमारा नंबर और एड्रेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। जय हिंद।